सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री, और जिस तरीके से आज उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत की, तमाम मसलों पर अपनी बातों को रखा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, यह भी कहा। एयर स्ट्राइक को लेकर के भी अपनी बातें रखी हैं योगी आदित्यनाथ ने। इस बातचीत में तमाम सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए, सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सियासी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई एक सियासी स्टंट है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और यह कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। आखिर ये लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। पूरे देश में 270 से अधिक जिले नक्सलवाद से त्रस्त हो चुके थे। ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों का ये काले कारनामे थे। पूर्वोत्तर का भारत अलगाववाद से सुलग रहा था, झुलस रहा था, और कश्मीर में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ साथ पाक प्रेरित आतंकवाद किस तरीके से सिर चढ़कर के बोल रहा था। पहली ही सर्जिकल स्ट्राइक में पूर्वोत्तर के सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करना, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक में कश्मीर के आतंकवादियों की कमर तोड़ना, और एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना, ये केवल जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए जो नामुमकिन था, और नामुमकिन आज मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो मुमकिन हो रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की योजनाएं, स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने लूटा हो, जिनका परिवार ही पार्टी हो, उन लोगों को कैसे ये सब अच्छा लगेगा। यह देश मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सियासी हो गया है, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सेना है फिर भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। देखिए, चुनाव की घोषणा पूरे देश के अंदर हुई है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को या नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि दलों को ये स्पष्ट करना चाहिए। वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कराना, समय पर इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी, और कैसे कराना है, शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो, यह उनकी नैतिक जवाबदेही है। और उस जवाबदेही का पालन अगर कोई संवैधानिक संस्था कर रही है और उस पर उंगली उठाया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और मुझे लगता है ये पूरे विपक्ष के वास्तविक चेहरे को भी बेनकाब करता है। एक सवाल और आपसे, चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है, तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? यह दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, तो मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। कांग्रेस ने 11 लोगों की लिस्ट जारी की है, बदायूं से उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया है। क्या सपा को चैलेंज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है धर्मेंद्र यादव के सामने? देखिए, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाएंगे, कांग्रेस का अपना अधिकार है। सपा किसको बनाएगी, सपा का अधिकार है, और बीजेपी किसको बनाएगी, बीजेपी का अधिकार है।
हर एक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसने राजनीतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया इस बात को लेकर के कि वह भी चुनाव मैदान में आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर दल का महत्व क्या का मतलब क्या है? फिर तो इनको आपस में ही मिल करके एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना चाहिए। उनको लड़ने का पूरा अधिकार है और मुझे लगता है वो लड़ें, ये उनका अपना आंतरिक विषय है। एक आखिरी सवाल आपसे, कल बहुत देर तक मैराथन बैठक चली आपके साथ, कहा जा रहा है कि जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा उनके टिकट काटे जाएंगे। देखिए, अभी हम लोग इस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। संगठन ने जो रणनीति पूरे प्रदेश के अंदर बनाई है, उस रणनीति के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे थे। अलग अलग सीटों पर क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इन पर चर्चा करने के लिए हम लोगों की बैठकें होती हैं, होंगी भी। मुझे लगता है कि ये सब अभी टिकट के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा उसमें नहीं हो पाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और रमजान की बात पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पर्व और त्यौहार हैं, इसे सियासी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है और आगे भी चर्चा होती रहेगी। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि अब बीजेपी तैयार है सपा बसपा कांग्रेस सबसे लड़ने के लिए, और फारूक अब्दुल्ला और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वीडियो जर्नलिस्ट शोभित के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बेबाकी के साथ न्यूज 18 के सवालों का जवाब दिया और तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखा। अब आपको सुनवाते हैं कि जनरल वीके सिंह, जो कि गाजियाबाद से सांसद हैं, उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत में लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद किस तरीके से चीजों को रखा है। हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता ने वीके सिंह के साथ बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह, सर चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है, किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है फिर से आप सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन मुद्दे क्या क्या होंगे? क्योंकि अपोजिशन यूनाइटेड है, महागठबंधन है आपके सामने, लगता है पिछली बार से चुनौती ज्यादा है। देखिए, ऐसा है कि मुद्दा सिर्फ एक ही है, देश की सक्षमता और देश का विकास। और इसके अंदर जनता के मन में कोई विवाद नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। देश का जितना विकास अब हुआ है, जिस गति से विकास अब हुआ है, वैसा पहले नहीं हुआ। जहाँ तक आप गठबंधन और विपक्ष की बात करते हैं, उनकी मजबूरी और लाचारी है। कोई भी जब मजबूर और लाचार होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सब जनता को दिखाई देता क्या हो रहा है। सर 5 साल तक आप लोगों ने सरकार चलाई, कई वायदे आप लोगों ने किए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर पिछले बार का रिकॉर्ड अगर दिखा दिया जाए, जो आपने चुनाव में वायदे किए थे, तो पूरा नहीं हुआ। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि सब वायदों के ऊपर काम किया गया है। अगर हम ये सोचें कि देश 5 साल में बदल जाएगा, पुराना जितना भी चीजें की गई हैं जो ठीक नहीं थी, वो ठीक हो जाएंगी, समय लगेगा। लेकिन जिस गति से काम हुआ है, शायद वो लोगों को खल रहा है। 18,500 गांव, अगर उनमें बिजली नहीं थी 1947 से अब तक, वो अंधेरे में तेल की कुप्पी जलाकर अपना अपना निर्वाह कर रहे थे, अगर वो 3 साल के अंदर पूरा हो जाता है तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? ये हमारे चुनावी वायदे में नहीं था। आप इसको क्यों नहीं गिनते हैं? कितनी चीज़ें हैं जो मैं गिना सकता हूं आपको। सर कांग्रेस रफाल को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। लगातार राफेल के मसले पर आप लोगों पर, आपकी सरकार पर लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। उनके इस मुद्दे में ना सिर है, ना पैर है, ना इंजन है। ये गिर जाएगा। सर एक सवाल है कि क्या एयर स्ट्राइक जिस तरह से किया गया, ये चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए, एयर स्ट्राइक चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन जो देश ने अपने निर्णायक फैसले से, जो देश के नेतृत्व ने अपने निर्णायक फैसले से एक जो पैराडाइम शिफ्ट रखा है देश के सामने कि आतंकवाद की लड़ाई में हम किसी भी हद तक जा सकते हैं,
वो मुद्दा है, वो राजनीतिक फैसला है। मुद्दा वो है, वो सक्षमता दिखाता है। एयर स्ट्राइक हुआ, बिना इस फैसले के एयर स्ट्राइक तो ना हो सकता था। सर आखिरी सवाल, आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक महागठबंधन बना हुआ है, आपको लगता है बड़ा चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, मैंने कहा कि गठबंधन जो है मजबूरी और लाचारी का गठबंधन है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद बहुमत से आएगी। यूपी में पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप? अभी तक तो ऐसा लग रहा है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो वीके सिंह को सुना आपने किस तरीके से अनूप गुप्ता के सवालों पर वीके सिंह ने तमाम बातों का जिक्र किया है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे संवाददाता किशोर रावत ने बातचीत की है। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। सियासी सरगर्मियां उत्तराखंड में भी तेज हो गई हैं। 5 लोकसभा की सीटें हैं। किस बार किस तरीके के समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या कुछ होता है, सुनिए इस बातचीत को जरा। आचार संहिता लग चुकी है और 11 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल है और क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। सर, चुनावी शुरू हो चुका है, 1 महीना है, ठीक, क्या मानते हैं किस तरीके का माहौल है बीजेपी के लिए? नहीं, बहुत अनुकूल माहौल है। और चाहे सरकार की उपलब्धियों के हिसाब से हम देखें, चाहे वातावरण की दृष्टि देखें, आज पूरा वातावरण मोदीमय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के सभी वर्गों के लिए और विशेषकर जो गरीब तबका है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं, उनके लिए जो काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो अभूतपूर्व काम है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल होंगे, देश के सम्मान से जुड़े हुए सवाल होंगे, आतंकवाद के खिलाफ होगा, चाहे बाह्य आतंकवाद होगा, सब पर करारे प्रहार हुए हैं। देश की जनता जो चाहती थी और जो महसूस करती थी, आज भारत ने अपने आप को दुनिया में हम भी कुछ हैं ये एहसास कराने में आज भारत सफल हुआ है। मैं समझता हूं कि इस बार की जो चुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय स्वाभिमान ये भी एक बड़ा विषय होगा। सर, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष के आरोपों को किस तरीके से देखते हैं और इन चुनावों में विपक्ष क्या मुद्दा विहीन है या फिर वैसे ही 2014 की तरह? देखिए, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन भी है, निराशा में है और हताशा की ओर बढ़ रहा है। तमाम जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो केवल उनकी हताशा, निराशा और नेतृत्व विहीनता है। विपक्ष का नेता ही नहीं है और जहां पर बहुत सारे नेता होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इसलिए विपक्ष एकदम बिखरा हुआ है। उनमें ना राजनीतिक कटिबद्धता है, न विचारों की कटिबद्धता है, बल्कि कह सकते हैं कि बंडल ऑफ मिस्टेक है। महागठबंधन को तो प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि ठगों का बंधन है। सर, सीट कितनी देखते सर? पूरे 5। ये थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और एक बार फिर से 23 मई को प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ किशोर रावत, न्यूज 18, देहरादून। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके बाद राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को भी काफी तेज कर दिया है, लेकिन इन सबके बीच जो प्रत्याशी बनने वाले हैं, जिन दलों ने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है, उनकी धड़कनें भी तेज हैं और जिनको घोषित होने के लिए अभी कतार में लगे हैं, उनकी धड़कनें भी तेज हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने जो नए नियम बनाए हैं, कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना है, इन सब चीजों को लेकर चुनाव आयोग की नजर में है ये सब। खबरों की खबर में खबर ये भी है कि लोकसभा का चुनाव इस बार एकदम सादगी के साथ, बगैर ज्यादा भीड़ भड़ाके और तामझाम के होगा। अरे नहीं, ये सादगी नेताओं के अंतर्मन से निकलकर नहीं आ रही, बल्कि चुनाव आयोग की बिग बॉस वाली नजर उन पर जमी रहेगी। रोजाना 10,000 से ऊपर खर्च होते ही आप आ जाएंगे चुनाव आयोग के रडार में। यानी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्चे पर चुनाव आयोग की सर्विलांस टीम की पूरी नजर रहेगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। 2014 में खर्च की सीमा थी 28 लाख रुपए, यानी एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश प्रत्याशी नहीं रख पाएंगे।
प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी निर्वाचन दफ्तर को देनी होगी। चेक या नेट बैंकिंग के जरिए ही हर प्रत्याशी अपनी पेमेंट कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए मनोज राठौर, ब्यूरो रिपोर्ट। इस बार के लोकसभा के चुनाव में कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। इन नई चीजों को जाहिर तौर पर इससे पहले हमने इस तरीके से नहीं देखा है जितना इस बार के लोकसभा चुनाव में इन नई चीजों को देखेंगे। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मैं जिन बातों को कह रहा हूं आखिर ये कौन सी नई चीजें हैं जो इस बार के लोकसभा के 2019 के चुनाव में देखने को मिलेंगी और आयोग ने इनको किस तरीके से लॉन्च किया है, किस तरीके से प्रोड्यूस किया है, किस तरीके से जनता के लिए और वोटरों के लिए लेकर के आएंगे। देखिए रिपोर्ट। इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए काफी अहम है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी और पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। And as an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters, where you press the button in front of that, there's a photograph of the candidate also, so that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उसकी ओर से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। पहले कुछ चुनिंदा बूथों पर ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार पूरे देश में सभी बूथों पर इस्तेमाल किया जाएगा। VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. इतना ही नहीं, इस बार ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा इस बार के चुनाव में हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा और उम्मीदवारों को अपना पैन नंबर देकर पिछले 5 सालों की आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पहले के चुनावों में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। न्यूज 18 ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने शेख हसीना के साथ आज एक साझा वीडियो कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। सुनिए जरा। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन, और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। और अब बात पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 विजेताओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें कई दिग्गज हैं। पूर्व विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमाल, शतरंज ग्रैंडमास्टर रेखा रोणावली, गायक संगीतकार शंकर महादेवन, पहलवान बजरंग पूनिया, परकशनिस्ट आनंदनन शिवमणि, सिस्को सिस्टम्स के पूर्व सीईओ जॉन चैम्बर्स और जाने माने डांसर प्रभु देवा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जबकि सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा, हुक्मदेव नारायण यादव पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं। मरणोपरांत अभिनेता कादर खान और कुलदीप नैयर को भी सम्मानित किया गया है। वहीं रंगमंच से जुड़े बाबा साहेब पुरंदरे उर्फ बलवंत मुरुदेश्वर पुरंदरे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति नायडू, पीएम मोदी और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। बाकी को यह सम्मान 16 मार्च को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किए जाने की उम्मीद है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी से खबर है, जहां पर वहां की ग्रामीण जनता के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या है यह बदलाव, देखिए रिपोर्ट। दशकों से लंबित पड़े जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के जिस एएनएस सिंचाई नहर प्रोजेक्ट का भविष्य 2014 तक अधर में था, वो प्रोजेक्ट अब जल्द पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से यहाँ के बुढ़ाल के कंडी गांव के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। पानी के लिए तरस रहे गांव के खलिहानों को पानी मिलेगा। हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार बाकी है, लेकिन गांव में खुशहाली की फसलें जल्द ही 12 महीने लहराएंगी। पीर पंजाल रेंज के इस कोट नाका सब डिवीजन तक पानी पहुंचाने के लिए 85.53 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के लिए 1386 मीटर लंबी सुरंग खोदने का काम जोर शोर से जारी है। जबकि 7 किलोमीटर की नहर खुले में रहेगी। इंजीनियर और वर्कर रोजाना औसतन 1.2 से 1.3 मीटर तक सुरंग खोद रहे हैं। अब तक 518 मीटर सुरंग का काम पूरा हो चुका है। नहर प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने के काम में हालांकि थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे इलाके के 1300 परिवारों को फायदा पहुंचेगा। नहर से 2000 हेक्टेयर जमीन को हर सीजन में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। ये नहर यहाँ के लोगों के लिए बड़ी लाइफलाइन तो है ही, इस प्रोजेक्ट ने काम की तलाश में भटकने वाले लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन यहाँ ये काम आया तो हमें यहाँ ठीक ठाक काम कर रहे हैं हम लोग भी, और काम करवाने वाले भी आते हैं यहाँ ठीक ठाक देखने के लिए। हालांकि इस सिंचाई नहर प्रोजेक्ट को पूरा होने में 13 से 14 महीने लग सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के पूरा होने से राजौरी के इस गांव के किसानों का कई साल का लंबा इंतजार खत्म होगा और बारिश पर निर्भर करने वाले इन किसानों के खेतों में हर मौसम फसल लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबर दोपहर में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत, नमस्कार।